कैसे हैं आप सब। टुडेस टॉपिक टिश्यू सिस्टम, ऊतक तंत्र। हमारे जो टॉपिक चल रही है वो सेकंड टॉपिक है और हमारे जो चैप्टर चल रही है उसका नाम है पुष्पी पादकों की शारीरिकी, है ना, चैप्टर 6। सो चलते हम लोग ऊतक तंत्र क्या है ना। तो जिस पादप में संवहन की क्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं संवहनी पादप। संवहनी पादप, है ना जी। मतलब संवहन मतलब जैसे कि भोज्य पदार्थ है कि स्थान से दूसरे स्थान पर संवहन होती है, चलती है, पहुंचती है, तो ये संवहनी पादप बोलते हैं, है ना। तो ऊतक तंत्र में क्या बोलेंगे कि संवहनी पादप में जो संवहनी पादप है उनका शरीर वो अनेक प्रकार के ऊतकों से बना होता है ना। और ये जितने भी ऊतक है वो उच्च श्रेणी के श्रम विभाजन का प्रदर्शन करते हैं। ऊतक तंत्र नॉर्मल परिभाषा दूंगा, अभी एकदम छोटा डिटेल कर रहा हूँ कि जो संवहनी पादप होते हैं वो संवहनी पादप है अनेक प्रकार के ऊतकों से बने होते हैं। क्लियर हो गई। संवहनी पादप है अनेक प्रकार से क्या है, ऊतकों से बनी होती हैं। और ये सभी ऊतक हैं, सभी ऊतक है वो क्या करता है, उच्च श्रेणी के श्रम विभाजन करते हैं। श्रम विभाजन है क्या, श्रम विभाजन है क्या। इस श्रम विभाजन का मतलब ये है कि विभिन्न जो ऊतक होते हैं उस ऊतक को अनेक कार्यों में बांटना, ये श्रम विभाजन कहलाता है। तो ऊतक तंत्र में क्या बता रहा हूँ मैं कि संवहनी पादप होते हैं, संवहनी पादप है उसका शरीर है अनेक प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है। और ये जो ऊतक होते हैं क्या करते हैं, श्रम विभाजन का प्रदर्शन करते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि ऊतक प्रणाली, अब ऊतक प्रणाली को बताना है तो ऊतक तंत्र को बताना पड़ेगा, है ना, टिश्यू सिस्टम को बताना पड़ेगा। तो क्या करना है कि जितने भी प्रकार के ऊतक हैं वो सब मिलकर कार्य को संपादित करते हैं, है ना। तो इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे, ये नॉर्मल डिटेल ऊपर में कर देना आप लोग। इसका परिभाषा मैं बना रहा हूँ ऊतक तंत्र का कि विभिन्न प्रकार के ऊतक आपस में मिलकर, है ना जी, विभिन्न प्रकार के ऊतक आपस में मिलकर किसी एक तरह का कार्य करते हैं, किसी एक तरह का कार्य करते हैं। तो उसके द्वारा बनाई गई इस प्रणाली को हम लोग बोलते हैं ऊतक प्रणाली। क्या बोलते हैं उसको, ऊतक प्रणाली, या बोलते हैं हम लोग ऊतक तंत्र। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ऊतक तंत्र। बस इतना ही परिभाषा लिख दीजिएगा, है ना। ध्यान सुनिएगा कि विभिन्न प्रकार के ऊतक आपस में मिलकर किसी एक तरह के कार्य को करते हैं तो उसके द्वारा बनाई गई इस प्रणाली को ऊतक प्रणाली कहते हैं या ऊतक तंत्र कहते हैं, है ना। और ऊपर में जो डिटेल के उसको नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन नॉर्मल कर देना है कि संवहनी पादपों में जो शरीर है वह अलग अलग प्रकार के ऊतकों से मिलकर बनी होती है ना। चलिए, तो ऊतक तंत्र हम लोग सबसे पहले चलते हैं हम लोग बाह्य त्वची ऊतक तंत्र, है ना, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सो इसको हम लोग नॉर्मल बता देता हूँ क्या है ये, लेकिन इसका हम लोग पूरा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। क्या है कि पौधे के जो बाह्य सतह पर उपस्थित ऊतक, है ना, बाह्य सतह पर उपस्थित जो ऊतक है और उस ऊतक की संरचनाएं आपस में मिलकर जिस प्रतिरक्षात्मक आवरण प्रणाली का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं बाह्य त्वची ऊतक तंत्र। रिपीट करके सुन लीजिएगा, है ना। तो इसको नॉर्मल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं, है ना। दूसरा आता है भरण ऊतक। क्या आता है, भरण ऊतक। तो भरण ऊतक क्या बोलते हैं हम लोग, है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ये भरण ऊतक क्या कार्य करता है, ये है पूरे कोशिका को रचना, उसके रंध्र है, उसके बुली फार्मा कोशिका है, वो वगैरह बहुत सारे कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नहीं लिखेंगे, है ना, ठीक है। हमारा जो मेन पॉइंट चलेगा वो है संवहनी ऊतक तंत्र, संवहनी ऊतक तंत्र, है ना। तो बाह्य ऊतक तंत्र का नॉर्मल परिभाषा दे दीजिएगा। और बाह्य ऊतक तंत्र के बाद हम लोग चलेंगे भरण ऊतक में। कौन से ऊतक में चलेंगे, भरण ऊतक में। तो इसका भी नॉर्मल में परिभाषा बता देता हूँ, है ना, कि बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र तथा संवहन ऊतक तंत्र को छोड़कर, इसको छोड़कर, पहले वाले को और तीसरे वाले को छोड़कर, तो बाह्य त्वची ऊतक तंत्र तथा संवहनी ऊतक तंत्र को छोड़कर, किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, भरण ऊतक तंत्र के बारे में, ठीक है। तो बाह्य त्वची ऊतक तंत्र एवं संवहनी ऊतक तंत्र को छोड़
कर पौधे के शरीर में उपस्थित ऊतकों के द्वारा बनाए गए तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? भरण ऊतक तंत्र कहते हैं या मूल ऊतक तंत्र कहते हैं, है ना। अब इसके बहुत सारे अवयव है तो ये सबको नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग चलते हैं सीधा संवहनी ऊतक तंत्र में। इसका केवल आप लोग 2 परिभाषा दे दीजिएगा, है ना। तो हमारा मेन पॉइंट है संवहनी ऊतक तंत्र। चलिए तो हम लोग चलते हैं संवहनी ऊतक तंत्र, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो यह जटिल ऊतकों से निर्मित होती है। ये तो हम लोग जानते हैं, जटिल ऊतक हम लोग पढ़ चुके हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक पढ़ चुके हैं। तो जटिल ऊतक से निर्मित होती है। तो यह जटिल ऊतक से निर्मित होती है। संवहनी ऊतक तंत्र ऐसी ऊतक प्रणाली है जो कि जल, खनिज तथा भोज्य पदार्थों के संवहन का कार्य करती है। ये जो संवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं संवहन। तो ये जल, खनिज तथा भोज्य पदार्थों के संवहन का कार्य करती है। जाइलम, फ्लोएम इस तंत्र के मुख्य घटक है। मतलब मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम। एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं जाइलम और फ्लोएम को, लेकिन हम लोग जाइलम का पूर्णतः डिटेल पढ़ेंगे, फ्लोएम का पूर्णतः डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि किस प्रकार के जाइलम होते हैं और किस प्रकार के फ्लोएम होते हैं। चलिए तो यह जटिल ऊतकों से निर्मित होती है संवहनी ऊतक तंत्र, ठीक है। यह जटिल ऊतक से क्या होती है? निर्मित होती है। संवहनी ऊतक तंत्र ऐसी ऊतक प्रणाली है जो जल, खनिज तथा भोज्य पदार्थों के संवहन का कार्य करती है। ये तो आप लोग जान गए। जाइलम, फ्लोएम तथा इस तंत्र के मुख्य घटक है। जाइलम तथा फ्लोएम इस तंत्र के मुख्य घटक है। ये मिलकर संवहन पुल का निर्माण करते हैं, वैस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। वैस्कुलर बंडल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। वह उसके संवहन पुल मिलकर, वैस्कुलर बंडल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संवहन तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। वैस्कुलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये है संवहन ऊतक तंत्र, है ना। अब हम लोग चलते हैं संवहन ऊतक तंत्र के घटक में चलते हैं। किस में चलते हैं हम लोग? संवहन ऊतक तंत्र के जो घटक होते हैं उसके अंतर्गत आता है जाइलम, फ्लोएम, हम लोग अभी बताया है, ठीक है। तो अब हम लोग जाइलम, फ्लोएम मिलकर क्या बनाता है बताया मैंने। यहाँ पर देखिए संवहन पुल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? संवहन पुल। संवहन पुल क्या है? ऐसा संवहन पुल होती है ना। ये मान लीजिए इसका अनुप्रस्थ कांट है किसी भी तने का या जड़ का, किसी का भी हो, है ना। इसको ऐसे हम लोग अनुप्रस्थ कांट काटेंगे तो इस तरह से बहुत सारे बिंदु दिखाई देंगे। ये इसका क्या होता है? वैस्कुलर बंडल होता है ना। तो उसी वैस्कुलर बंडल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो संवहन पुल अर्थात वैस्कुलर बंडल के घटक, ये वैस्कुलर बंडल के क्या क्या घटक हैं, है ना। तो घटक में चलेंगे हम लोग। तो देखिए संवहन पुल के 3 घटक होते हैं ना। अब संवहन पुल के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। हम लोग ये पढ़े हैं संवहन ऊतक तंत्र के 2 ही घटक होते हैं, जाइलम और क्या है? फ्लोएम। लेकिन बीच में एक चीज़ और रह जाती है, उसका नाम है कैम्बियम आती है। तो ये संवहन पुल के घटक है ना कि संवहन ऊतक तंत्र के है, ठीक है। तो संवहन पुल के 3 घटक होते हैं। पहला आता है जाइलम। क्या आती है? जाइलम। तो जाइलम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार, लेकिन हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो जाइलम के प्रकार है, किस तरह से होता है। तो जाइलम का विकास पौधे में 2 प्रकार से होता है ना। पहला आता है एंडार्क प्रकार का। कौन से प्रकार का? एंडार्क प्रकार का। अब देखिए कि तनों में जाइलम का विकास बाहर की ओर होने के कारण, है ना, इसमें प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर होता है तथा तना में जाइलम की इस व्यवस्था को एंडार्क कहते हैं, ठीक है। एंडार्क। अब आपको क्या बता रहे हैं उसको समझिएगा कि मान लो जाए ये क्या है? एक क्या है? तना है। कौन है? तना है, ठीक है। चलिए ये मान लो जाए क्या है? तना है। क्या है? तना है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो जाइलम है, उस जाइलम का निर्माण है वो बाहर होता है। कहाँ होता है? बाहर होता है। अब जाइलम का निर्माण बाहर की ओर होता है। इसको हम लोग, मैं क्या बना रहा हूँ उसको देखिए ध्यान से। ये माजा तना है, इसमें ऐसे माजा बना हुआ है ऐसे, ये संवहन पुल है और इन्हीं में से एक को मैं निकाल रहा हूँ, है ना। ऐसे मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है। तो मान लो जाए ये हो गया बाहर की ओर, ये हो गया अंदर की ओर, है ना। तो मान जाए क्या होता है कि इसमें जो जाइलम है वो अगर बाहर की ओर होती हैं, बाहर की ओर निर्मित होती हैं, है ना, तो उसका प्रोटोजाइलम वो केंद्र की ओर होती है। केंद्र मतलब बीच। प्रोटोजाइलम में किसकी ओर होती है? केंद्र की होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आपको बता दिया था मैंने, इसको हम लोग बोलते हैं
एंडार का, क्या बोलते हैं हम लोग, एंडार का। ठीक है, मतलब जाइलम का विकास है बाहर की ओर होती है ना, बाहर की ओर होती है, तो इसे इसमें प्रोटोजाइलम है वो केंद्र की ओर हो जाती है। तो तना में जाइलम की इस व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडार का। दूसरा हम लोग बोलते हैं एक्जार का। दूसरा हम लोग चलते हैं एक्जार का। तो जड़ों में जाइलम का विकास भीतर की ओर होने के कारण, अभी मैंने जो चित्र बताई थी उसको उल्टा कर देंगे हम लोग। ऐसा है कि जो जाइलम का विकास है इन अंदर की ओर होती है, अंदर की ओर होती है, तो प्रोटोजाइलम है क्या है, बाहर की ओर हो जाएगी। बस वही है, दोनों फर्क इतना ही है कि जड़ों में जाइलम का विकास है भीतर की ओर होने के कारण। अब जाइलम का विकास भीतर की ओर हो रही है, बीच की ओर हो रही है, तो इसमें प्रोटोजाइलम जड़ों की परिधि की ओर होती है ना। तो जड़ की जो लास्ट परिधि होती है, ऐसे जो तना मान लेंगे, जड़ मान लेंगे, तो जड़ का जो लास्ट परिधि है उसी ओर किसका निर्माण होगा, प्रोटोजाइलम का निर्माण होगा, और बीच में किसका निर्माण हो जाएगा, जाइलम का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्जार का, क्या बोलते हैं, एक्जार का, है ना। कार्य संवहन पुल, जल संवहन का कार्य करता है। तो हम लोग जान गए, तो इसको हम लोग जानते थे जाइलम का कार्य क्या है, जल का संवहन, जल से जा आता है और जल से जाइलम आता है, खत्म, है ना। जल का संवहन का कार्य करता है, जाइलम है। अब हम सेकंड में चलते हैं फ्लोएम में। किस में चलते हैं हम लोग, फ्लोएम में। तो फ्लोएम क्या होता है कि जड़ों व तरों में फ्लोएम पोषवाह केंद्र से दूर परिधि की ओर स्थित होता है। परिधि मतलब बाहर, हम लोग जानते हैं फ्लोएम बीच से जाती है, जाइलम बीच से जाती है, तो फ्लोएम है परिधि की ओर स्थित होती है, ये तो हम लोग जान गए। इसका मुख्य कार्य कार्बनिक पदार्थों को संग्रहित एवं अंगों को वर्धनशील प्रदेशों में पहुंचाना है। मतलब वर्धनशील मतलब बढ़ने वाले, ठीक है, बढ़ने वाले प्रदेशों में पहुंचाना है। इसका मुख्य कार्य है कार्बनिक खाद्य पदार्थों को संग्रहित कर अंगों एवं वर्धनशील प्रदेशों, प्रदेश भैया छत्तीसगढ़ वाला एक प्रदेश वाला नहीं बोल रहे हैं ना, जैसे कि जो पौधा है उसका पौधा से जड़ से तना, तना से पत्ती की ओर, तो उसका एक प्रदेश हो गया। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य कार्बनिक खाद्य पदार्थों को संग्रहित अंगों एवं वर्धनशील प्रदेशों में पहुँचाना है, फ्लोएम का कार्य है। ठीक है, अब लास्ट आता है कैम्बियम। क्या आता है, कैम्बियम। तो कैम्बियम में देखिए ये सब क्या है बताया हमने, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम है, ये संवहन पुल के घटक हैं। संवहन पुल के क्या है, घटक है ना। लास्ट थर्ड में चलते हैं कैम्बियम। तो द्विबीजपत्री तनों में जो जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य एक पट्टी बहती है, जैसे कि ऐसे एक संरचना बना दिया था मैंने, है ना। यहाँ पर प्रोटोजाइलम बनाया था, यहाँ पर जाइलम बनाया था। तो क्या होता है कि जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य, है ना, एक पट्टी पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैम्बियम। क्या बोलते हैं, कैम्बियम। देखिए इसको, देखिए यहाँ ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। ठीक है, यहाँ पर जाइलम अंदर की ओर है, तो प्रोटोजाइलम यहाँ पर बाहर की ओर बनती है, लेकिन यहाँ पर प्रोटोजाइलम के बारे में नहीं बताया गया है। तो जाइलम है और ये फ्लोएम है, उसके मध्य एक पट्टी बनती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैम्बियम। क्या बोलते हैं, कैम्बियम। ठीक है, इस तरह से ये तीनों क्या है, संवहन पुल के क्या है, घटक हैं, है ना। और संवहन पुल के हम लोग अगर प्रकार में चलें तो बहुत सारे प्रकार भी मिलते हैं। चलिए, तो अपना जो मेन टॉपिक फिर शुरू होता है, जिसका नाम है एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधे में जड़, तना तथा पत्ती की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना को देखेंगे हम लोग। और मैंने एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को पहचानने के लिए एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। एक बीजपत्री पौधे को कैसे पहचानते हैं और द्विबीजपत्री पौधे को, द्विबीजपत्री का भी डिटेल्स आगे वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी चलते हैं द्विबीजपत्री पौधे में पहले, है ना। तो इसके जड़ का आंतरिक संरचना देखेंगे, इसके तने का आंतरिक संरचना देखेंगे, तो लाइन से चलते जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग चलते हैं द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना में। चलिए, तो द्विबीजपत्री जड़ का जो अनुप्रस्थ काट है, आंतरिक संरचना, उसको देखेंगे। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको देख लीजिएगा। ये नाम आपको नया नया मिलेगा, हर नाम नया मिलेगा। मूल बाह्य त्वचा, कॉर्टेक्स, अंतस्त्वचा, पेरिसाइकिल और संवहन बंडल, संवहन पुल बोलते हैं इसको पुल लिख लेना, नहीं बंडल ही चलेगा। संयोजक और पित्त, ये सब नाम है ना। ये तो आपको क्लियर हो गया। बाह्य त्वचा एपिडर्मिस हो जाएगा, है ना। कॉर्टेक्स नाम ही रहेगा। अंतस्त्वचा रहेगा, एंडोडर्मिस कहलाएगा। और पेरिसाइकिल को पेरिसाइकिल ही कहेंगे हम लोग। संवहन बंडल, संयोजक, है ना। तो ये सब नाम आप लोग याद कर दीजिएगा हिंदी में। ठीक है, या तो इंग्लिश में चलेगा तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चले सबके डिटेल में लाइन से चलते हैं हम लोग।
चलिए, तो मैं संरचना को दिखा दिया रहता हूँ। संरचना देखिएगा, है ना। हम लोग क्या क्या पढ़ना है उसको मैं पहले बता देता हूँ। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इपिब्लेमा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इपिब्लेमा मतलब एपिडर्मिस से संबंधित है ये वाला भाग, ठीक है। एपिडर्मिस, एपिब्लेमा, है ना। बाह्य त्वचा बोलते हैं इसको, एपिडर्मिस को, है ना। ये एपिब्लेमा है। चलिए, दूसरा हम लोग चलेंगे कॉर्टेक्स। किस में चलेंगे? कॉर्टेक्स। ये वाला भाग है, कॉर्टेक्स वाला भाग है। ये जो बड़ी बड़ी भाग दिख रही है ये पूरा कॉर्टेक्स का भाग है ना। तीसरा हम चलेंगे इंडोडर्मिस। किस में चलेंगे हम लोग? इंडोडर्मिस। ये वाला जो भाग दिख रही है छोटा छोटा, ये वाला जो लाइन दिख रहा है वो इंडोडर्मिस है। क्या नाम इसका है? इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस के जस्ट नीचे हम लोग चलेंगे पेरिसाइकल में। किस में चलेंगे? इसके जस्ट नीचे पेरिसाइकल। चित्र आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। पेरिसाइकल के बाद हम लोग चलेंगे वेस्कुलर बंडल में चलेंगे। अब वेस्कुलर बंडल में कौन कौन आता है? हम वेस्कुलर बंडल पढ़ चुके हैं। वेस्कुलर बंडल में आता है जाइलम आता है, और कौन आता है? फ्लोएम आता है। तो ये जो भाग दिख रही है जाइलम है, सॉरी फ्लोएम है। क्या नाम इसका है? फ्लोएम, है ना। ये प्रोटोफ्लोएम है, प्रोटोजाइलम है। ये फ्लोएम है, ये वाला भाग है, ठीक है। और ये वाला भाग है जाइलम का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? ये जाइलम का। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है ना, ठीक है। तभी ये फ्लोएम है। कई जगह क्या होता है कि ऐसे बनाया जाता है, ये इधर फ्लोएम, बीच में बीच में कॉर्टेक्स, सॉरी कॉर्टेक्स नहीं, कैम्बियम, और नीचे रहता है जाइलम। क्या रहता है? जाइलम, ठीक है। यहाँ पर मतलब फ्लोएम और कैम्बियम, उसके बाद जाइलम। तो इसमें अलग अलग तरीक़े से ना, यहाँ पर इस जगह दिखाया जाता है फ्लोएम, और ये वाला भाग है प्रोटोजाइलम जो नॉर्मल है वो, ठीक है। और ये मेटाजाइलम है। क्या नाम इसका है? मेटाजाइलम, ठीक है। एक्चुअली में जाइलम के प्रकार ही है, मतलब एक्चुअली में ये जाइलम ही है ना। चलिए, ये तो हो गया क्लियर। अब हम लोग चलते हैं पिथ में, है ना। तो पिथ में चलते हैं, तो जो सबसे बीच का भाग है वो पिथ है। क्या नाम है? पिथ, ठीक है। संयोजी तक में पढ़ेंगे तो ये जो जुड़ा हुआ है वो सबको, वो कनेक्टिव टिश्यू है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो इस तरह से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले चित्र देख लीजिएगा, उसका डिटेल चलते हैं हम लोग, है ना। चलिए मैं डिटेल के साथ क्या बता रहा हूँ उसको पॉइंट को बता रहा हूँ। पहला हम लोग पॉइंट चलेंगे बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, है ना। इसको आप पॉइंट बनाएंगे तो क्या होगा? देखिए इसका डिटेल्स कि जो बाह्य त्वचा है, ये जो भाग दिख रहा है ना ऐसे, ये बाह्य त्वचा है वह एक स्तरीय होता है ना। एक स्तरीय कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? एक स्तरीय कोशिकाओं का बना होता है, जो कि एक कोशिकीय मूल रोम से ढका रहता है। किससे ढका रहता है? मूल रोम। तो ये जो छोटे छोटे निकला हुआ है ना, ये छोटा छोटा ये, ठीक है, इसको बोलते हैं रूट हेयर। क्या बोलते हैं? रूट हेयर, मूल रोम। तो क्या लिखेंगे इसके डिटेल में? एपिडर्मिस के में क्या लिखेंगे कि यहाँ बाह्य त्वचा मतलब एपिडर्मिस, एपिब्लेमा कहते हैं इसको, है ना। तो यह बाह्य त्वचा एक स्तरीय, कितनी स्तरीय? एक स्तरीय कोशिकाओं का बना होता है, जो कि एक कोशिकीय मूल रोम से ढका होता है ना। इसमें क्यूटिकल है एक ना, कहा जाए उसका, किसी भी कोशिका है या किसी भी तंत्र है, किसी भी कोशिका है, किसी भी तंत्र है, वो किन चीज़ों का बना होता है? वो क्यूटिकल। जैसे कई जने क्या होता है, सैकराइड का बना होता है, और कई है पेप्टिडोग्लाइकान्स, इसी तरह क्यूटिकल भी पाई जाती है ना। तो इसमें क्यूटिकल का अभाव होता है बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो पहला एपिडर्मिस का आप लोग डिटेल क्या करेंगे कि यह बाह्य त्वचा एक स्तरीय कोशिकाओं की बनी होती है, यह जो कि एक कोश की मूल रोम से क्या होता है? ढका होता है। ये जो क्या होता है इसको बोलते हैं मूल रोम से क्या होता है? ढका होता है। इसमें क्यूटिकल का क्या होता है? अभाव होता है ना। ओके, तो ये हो गया पहला पॉइंट एपिडर्मिस। दूसरा पॉइंट में चलते हैं हम लोग कॉर्टेक्स में, ये वाला जो भाग है उसके बारे में, ठीक है। तो कॉर्टेक्स में चलते हैं। ये तो बता दिया आपको, ये कॉर्टेक्स भाग है ना। चलिए, कॉर्टेक्स का चित्र मैंने दिखा दी है, तो हम लोग देखते हैं कि कॉर्टेक्स क्या है। बाह्य त्वचा जो सबसे ऊपर दिखाया था वो बाह्य त्वचा है, और जिसके उसके नीचे दिखाया था मैं अंतः त्वचा, है ना, ठीक है, इंडोडर्मिस। तो बाह्य त्वचा तथा अंतः त्वचा के बीच मृदुतकी कोशिकाओं का बना कॉर्टेक्स होता है। इसकी कोशिकाएं गोलाकार दिखाया था मैंने, तथा समव्यासी, तथा इसमें अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं, अर्थात अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं जिसमें मंड संचित होती है।
ये दिख रही है कॉर्टेक्स, है ना। ये जो कॉर्टेक्स होती है ये कॉर्टेक्स है, इसके बीच बीच में से जो गैप दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं अंतरकोशिकीय अवकाश। क्या बोलते हैं हम लोग? अंतरकोशिकीय अवकाश। जो बीच बीच में गैप दिख रहा है ना, इसमें क्या उपस्थित होता है? मंड। ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। तो ये जो कॉर्टेक्स कहाँ पाया जाता है? ये बाह्य त्वचा है और ये आंतरिक त्वचा है, दोनों बीच में पाया जाता है। ठीक, चलिए थर्ड हम चलते हैं हम लोग अंतः त्वचा, इंडोडर्मिस। तो यह कॉर्टेक्स का सबसे भीतरी स्तर होता है। कॉर्टेक्स का क्या होता है? सबसे भीतरी स्तर होता है। इसमें केवल एक ही परत होती है। अभी मैंने दिखाया था किसके बारे में? अंतः त्वचा के बारे में। कोशिका ढोला के आकार तथा इसके दूसरे से सटे। ढोला के आकार मतलब ऐसा वाला भाग दिख रहा है ना, ऐसे ऐसा ऐसा होता है ये ढोलक। ये ढोलक के आकार का एक दूसरे से क्या होती है? सटी होती है। आगे आता है पेरिसाइकल। तो यह मोटी परत की बनी मृतक कोशिकाएं होती है, नॉर्मल। ठीक है, पेरिसाइकल के बारे में भी क्लियर हो गया। यहाँ देखिए ये जो भाग दिख रहा है ये पेरिसाइकल है। क्या है? पेरिसाइकल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग संवहन पूल, वैस्कुलर बंडल। तो इसमें आरी प्रकार का संवहन बंडल पाया जाता है। ये आरी प्रकार है वो पीछे समझा दिया गया है, अगर यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही है तो मैं आरी संवहन पूल के बारे में बता रहा हूँ। ये वीडियो क्लास में बता दूंगा कि आरी संवहन बंडल क्या है ना। चलिए यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। चलिए आरी का मतलब समझते हैं कि आरी में क्या होता है कि वेस्कुलर बंडल है वो, जैसे कि मान ये तना है और तना में वेस्कुलर बंडल में जाइलम यहाँ फ्लोएम यहाँ पास है और जाइलम यहाँ पास है। ठीक है, तो इसे आरी बोलते हैं। अलग अलग त्रिज्या में होती हैं और जाइलम मान ऐसा है और जाइलम फ्लोएम यहाँ है और यहाँ पर जाइलम है। ठीक है, ऐसे एक ही त्रिज्या में, है ना। तो क्या बोलते हैं उसको? संयुक्त बोलते हैं। आरी मतलब अलग अलग त्रिज्या में होती है, तब यहाँ और यहाँ, ये ऊपर नीचे नहीं होती, यहाँ लेफ्ट और राइट में होती है। ठीक है, ऊपर नीचे होती तब वो आरी नहीं होती। तो संवहन बंडल क्या बोले कि इसमें आरीय प्रकार का संवहन बंडल पाया जाता है। किसमें? द्विबीजपत्री जड़ में। इसमें आरी प्रकार का संवहन बंडल पाया जाता है जिसमें जाइलम फ्लोएम अलग अलग अर्धव्यास पर होते हैं तथा प्रोटोजाइलम एक्सार्ग होता है। संवहन बंडल की संख्या 4 होती है। तो देखिए इसको एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि जो द्विबीजपत्री पौधा है उसमें ना वेस्कुलर बंडल की संख्या ना हमेशा कम होती है, उल्टा है। ये द्विबीजपत्री में कम होती है और एक बीजपत्री में ज़्यादा होती है। फ़र्क इतना है कि द्विबीजपत्री में एकदम साइड से होती है बट एक बीजपत्री में इधर उधर फैली रहती है। तो ये तो क्लियर हो गया। जाइलम है आरी प्रकार का होता है। देखिए कैसे आरी प्रकार का होता है, यहाँ पर देखिए ये वाला भी दिख रहा है, ये वाला जी ये फ्लोएम हो गया और ये वाला क्या हो गया? जाइलम के अंदर होता है, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। ठीक है, तो ये अलग अलग व्यास में है इसलिए ये हो गया आरी। अगर यहाँ पर फ्लोएम होता और यहाँ पर जाइलम होता तो ये संयुक्त होती। ठीक है, चलिए तो संवहन वेस्कुलर बंडल के जस्ट बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे संयोजी ऊतक। तो संवहन ऊतकों के चारों ओर मृतक कोशिकाओं के बने संयोजी ऊतक पाते हैं। इसकी जरूरत नहीं, इसको मत लिखेगा, है ना। हम लोग चलते हैं सीधा पीठ में। किस में चलते हैं? हम लोग चलते हैं सीधा पीठ में। तो चारों संवहन बंडल के मेटाजाइलम के मिल जाने से पीठ अनुपस्थित होता है। मतलब जो बीच वाला भाग है उसमें क्या होता है? पीठ अनुपस्थित होती है, परंतु प्रारंभिक अवस्था में अल्प विकसित अवस्था में पाई जाती है। जो पीठ है वो देखिए ये जो भाग दिख रही है ये पीठ है। क्या है? पीठ। लेकिन ना ये द्विबीजपत्री में ये सब एक जैसे जुड़ते जा रहा है। जो मेटाजाइलम है, ये जो मेटाजाइलम, इसको मेटाजाइलम बोलते हैं। ठीक है, ये चारों दिख रहा है, इसको मेटाजाइलम बोलते हैं। ये जो मेटाजाइलम है आगे बढ़ते जाता है, ये इसकी ओर, ये इसकी ओर, ये इसकी ओर, इसलिए ना पीठ नहीं बचता है किसमें? द्विबीजपत्री जड़ में, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे पीठ के बारे में क्या लिखेंगे? ये जो 7वां नंबर का पॉइंट है जिसको आप लोग 6वां नंबर का पॉइंट बनाकर लिखिएगा कि चारों संवहन बंडलों के मेटाजाइलम है, चारों संवहन बंडल के मेटाजाइलम हैं, वो मेटाजाइलम के मिल जाने से पीठ अनुपस्थित होता है। अभी तो यहाँ पर पीठ दिखाया जा रहा है लेकिन पीठ क्या होता है? अनुपस्थित होता है, परंतु प्रारंभिक अवस्था में अल्प विकसित अवस्था में क्या होता है? पाया जाता है। ये हो गया पीठ के बारे में, है ना। आगे हम लोग चलते हैं एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना।
चलिए, तो आगे की संरचना है वो है एक बीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ कांड। ये जो पॉइंट दिख रहा है वो एक बीजपत्री क्या है, जड़ है। हम लोग द्विबीजपत्री जड़ पढ़ते हैं, तो इसमें भी देखिए सबसे ऊपर में है एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, प्रोटोजैलम, मेटाजैलम, है ना, फ्लोएम, ये ला जो भाग फ्लोएम है, पीथ है, बीच का भाग है। इस तरह से ऐसे होता है। तो इसमें हम लोग छोटी छोटी बात को पढ़ेंगे, हम लोग देखते हैं। चलिए, तो इसका पहला पॉइंट आता है एपिब्लेमा, सबसे ऊपर भाग मैंने दिखाया यहाँ पर, है ना, तो उसको बोलते हैं एपिब्लेमा। यहाँ सबसे बाहर की परत है। अरे भाई, सबसे बाहर की परत है, बार बार थोड़ी बताएंगे, है ना। तो सबसे बाहर की परत है जिसकी रचना मृदुतक कोशिकाओं से होती है, ये अतिरिक्त से होती है। इस प्रकार असंख्य मूल रोम उपस्थित हैं। इस पर असंख्य मूल रोम उपस्थित होते हैं। मैंने दिखाया था सबसे शुरू में, देखिए यहाँ पास, ये देखिए, ये हो गया एपिब्लेमा, और एपिब्लेमा के ऊपर में है जो बना हुआ है ना, रूट हेयर दिख रहा है, छोटा छोटा अभी नहीं दिख रहा है, बहुत सारा ऐसा होता है, इधर और होता है, ऐसा होता है, बनाने वाले ने, है ना, मैं बना देता हूँ। तो ये देखिए, तो ये है रूट हेयर, क्या नाम इसका है, रूट हेयर। तो ये हम लोग डिटेल किस कर रहे हैं, एपिब्लेमा का कर रहे हैं, है ना। तो एपिब्लेमा के बारे में मैंने क्या बताया कि यहाँ सबसे बाहर की परत है जिसकी रचना मृदुतक कोशिकाओं से होती है। इस पर असंख्य मूल रोम होते हैं, सबसे ऊपर दिखाया मैंने। दूसरा आता है कॉर्टेक्स। तो ये जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, ये कॉर्टेक्स भाग है। कौन सा भाग है ये, कॉर्टेक्स भाग, ये वाला भाग, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि यह मृदुतक कोशिकाओं का बना चौड़ा भाग है, बहुत चौड़ा है, ठीक है। इसकी कोशिका गोल तथा अंतर कोशिकीय स्थान होते हैं। ये गोल है तथा बीच बीच में छोटे छोटे गेप दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं अंतर कोशिकीय अवकाश। अंतःत्वचा, यह एक परत मोटी तथा कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की परत होती है। इसकी कोशिकाएं ढोला के आकार की होती है। अंदर एपिडर्मिस, ये दिख रहा है ना, ये लाइन से ऐसे गोल भावर दिख रहा है ना, यही क्या है, एपिडर्मिस, ढोला के आकार का, मतलब ऐसे दिख रहा है ना, ढोला के आकार का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको भी क्लियर कर लीजिएगा एंडोडर्मिस के बारे में। चलिए, तो आगे का पॉइंट आता है वेस्कुलर बंडल, है ना। तो संवहन बंडल की संख्या 6 से अधिक, मैंने बताया था कि द्विबीजपत्री में कम होती है और एक बीजपत्री में क्या होती है, ज़्यादा। तो उसमें 4 बताया था ना मैं, इसमें 6। तो संवहन बंडल की संख्या 6 से अधिक तथा आरी प्रकार का होता है। आरी मतलब ही मैंने समझा दी है, ठीक है, जिसमें प्रोटोजैलम एक्सार्क अर्थात परिधि की ओर होता है। परिधि मतलब बाहर की ओर होता है ना। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप मत लिखिएगा। सीधा हम लोग चलते हैं पीथ में। किस में चलते हैं, पीथ में। तो पीथ क्या है कि जड़ के मध्य में मृतक कोशिकाओं का चौड़ा पीथ होता है, जिसमें अंतर कोशिकीय स्थान होता है, ठीक है। मतलब जो ऐसे हम लोग जड़ देखें ना, यहाँ पर क्या बनाए थे, एपिडर्मिस, एपिब्लेमा, उसके बाद यहाँ पर कॉर्टेक्स के बाद यहाँ पर एंडोडर्मिस, उसके बाद सबसे बीच में होता है पीथ। क्या होता है, पीथ। तो ये क्या होता है कि जड़ के मध्य में मृतक कोशिकाओं का चौड़ा पीथ होता है, जिसमें अंतर कोशिका होता है। मतलब ये पीथ है, ये दो पीथ है, ये पीथ है माना जाए ऐसे, इसके बीच में से छोटा सा गैपिंग बच जाता है, उसको बोलते हैं अंतरकोशिकीय अवकाश। इस तरह से एक बीजपत्री की जड़ की आंतरिक रचना क्लियर हो गई। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और लाइक वगैरह नहीं करेंगे तो भी चलेगा, है ना। ओके।